Hello, all the beautiful people watching this video. How are you all? This is Abdul Sattar, and today we are going to discuss a very important topic, that is composition or essay writing. How to write an essay. essay लिखना हमेशा से ही बच्चों के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन रहा है. To write the essay of 250 words or 300 words or sometime even more than this has always been a challenging and demanding for the students. They are always at loss how to write an essay. कैसे लिखें essay? कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ये प्लान कर लेते हैं कि क्यों ना हम उस इम्पॉर्टेंट essay को रट लें, क्रैम कर लें, मगअप कर लें जो एग्जाम में आने वाला है. लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि जिस essay को आप रट लें वो आपका essay एग्जाम में भी आ जाए. इट इज नॉट कंपल्सरी. कोई और essay आ जाता है अक्सर, और वो रटा हुआ essay हमारे पास ही रह जाता है चूंकि हमने रटा हुआ था. हमारी जो प्रेपरेशन थी वो हमने रट के की थी, समझ कर नहीं की थी, तो हम किसी और essay को लिख नहीं पाते. राइट? एक बात और याद रखें, लेट मी क्लैरिफाई इट. essay राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, और क्रिएटिव राइटिंग जो है वो एक स्किल है. It is a skill to be developed, not a knowledge to be acquired. Knowledge का मतलब तो ये है, किसी ने आपको अगर एक बार बताया कि ये जमीन जो है ये सूरज के चारों तरफ घूमती है, the earth revolves or moves round the sun, तो एक बार बताने के बाद ये बात हमें जिंदगी भर याद रह जाती है. तो ये तो ही नॉलेज, एक बार बताई, ध्यान से सुनी गई और वो याद रह गई. लेकिन स्किल इज समथिंग डिफरेंट. इट रिक्वायर्स अ रेगुलर प्रैक्टिस. किसी भी चीज में स्किल हासिल करने के लिए, कुशलता हासिल करने के लिए वी नीड टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली. जैसे तबला बजाना सीखना है तो वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ रियाज. बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तबला बजाने के लिए. इसी तरह स्विमिंग के लिए भी है, साइकिलिंग के लिए भी है, ड्राइविंग के लिए भी है, राइट? टीचिंग के लिए भी है. इट नेवर कम्स वेरी इजीली. इट रिक्वायर्स अ रेगुलर प्रैक्टिस. सारी की सारी कलाएं जो हैं वो एक नियमित अभ्यास मांगती हैं. एंड essay राइटिंग इज ऑल्सो अ स्किल दैट हैज टू बी डेवलप्ड बाय रेगुलर प्रैक्टिस, जो नियमित अभ्यास के बाद ही हम हासिल कर सकते हैं. तो आज हम उन्हीं कुछ पॉइंट्स पर रोशनी डालेंगे कि व्हाट वी नीड, हमें किन चीजों की जरूरत होती है एक essay लिखने के लिए. द फर्स्ट थिंग इज आइडियाज. जो पहली चीज है वो क्या है? आइडियाज. हमारे पास पहले विचार तो हो इस टॉपिक के बारे में जिस पर हम essay लिखने वाले हैं, तो वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द आइडियाज. हमें विचार मालूम होने चाहिए, और ये विचार कहां से आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी प्लान टू राइट एन essay ऑन कोरोना वायरस और कोविड-19. मिसाल के तौर पे हम कोविड-19 पर या कोरोना वायरस पर एक essay लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहली जरूरत हमारी क्या है? आइडियाज की. हमारे पास विचार तो हो, भले ही वो हिंदी में हो, नो प्रॉब्लम. हिंदी में है इस ओके. हमें मालूमात तो होनी चाहिए कि हमें लिखना क्या है. अगर हमें मालूमात ही नहीं है, अगर हमें उस टॉपिक के बारे में मालूम ही नहीं है कि हम लिखें क्या, तो हम कैसे लिखेंगे? भले ही हमारे पे लिखना आता हो, भले हम सेंटेंस में पिरोना जानते हो अपने लफ्जों को, लेकिन अगर हमारे पास आइडियाज ही नहीं है, विचार ही नहीं है, तो हम लिखें क्या? कुछ भी नहीं. देयर आर सो मेनी टॉपिक्स. फॉर एग्जाम्पल, डाउरी सिस्टम इज देयर, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज देयर, देन जर्नी बाय ट्रेन इज देयर, देन विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस इज देयर. अगर इन टॉपिक्स पर हमारी मालूमात है, हम जानते हैं क्या लिखना है, तभी तो हम लिख पाएंगे. तो सबसे पहली जरूरत है आइडियाज को इकट्ठे करना. उन आइडियाज को कैसे इकट्ठा करें? लोगों से बात करके. इफ वी वांट टू राइट एन essay ऑन कोरोना वायरस, तो पहले तो खबरें सुनेंगे, हम न्यूज सुनेंगे, न्यूज में क्या चल रहा है, जानकारी न्यूज के थ्रू इकट्ठी करेंगे. फिर हम अखबार में पढ़ेंगे, इन न्यूज़पेपर वी रीड अबाउट कोरोना वायरस. उसके बाद फिर हम लोगों से बातचीत जब करेंगे, वहां से मालूम होगा हमें कि व्हाट इज इट क्लियर. इसके बाद हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे मैगजीन्स में, राइट? तो हम जो है वेरियस सोर्सेस से इंटरनेट पर देखेंगे आर्टिकल्स ऑन कोरोना वायरस. तो ये जो वेरियस सोर्सेज हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं,
इन सोर्सेस से हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। जितनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा हम करेंगे उतने ज्यादा विचार हमारे पास इकट्ठा हो जाएंगे ऑन कोरोना वायरस। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इफ वी विल बी गिवन अ चांस टू राइट एन एसे ऑन कोरोना वायरस, तो हम इस पर लिख सकते हैं क्योंकि हमें बहुत कुछ मालूम है। वी हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज अबाउट कोरोना वायरस। इज इट क्लियर? द सेकेंड थिंग इज ग्रामर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमें इंग्लिश की ग्रामर की मालूमात होनी चाहिए और उसके उसी से मिलती जुलती बात यह है सेंटेंस की फॉर्मेशन। जो विचार हमारे पास हैं, जो आइडियाज हमारे पास हैं, उनको हम कैसे लिखेंगे? इफ वी नो हाउ टू फॉर्म द सेंटेंसेस। अगर सेंटेंसेस बनाने हमें आते हैं हम तभी तो लिख पाएंगे। अगर हमें सेंटेंस बनाने ही नहीं आते, अगर हमारी ग्रामर क्वाइट फ्रैक्चर्ड है, if our grammar is quite fractured, if we don't know how to form the sentences, if we don't know how to use the tenses, if we don't know how to use the passive voice, if we don't know how to use the indirect narration, अगर हमें सब नहीं आता है तो हम कैसे लिख पाएंगे? भले ही हमारे पास विचार हों, आइडियाज हों, we will not be able to write the essay, हम लिख ही नहीं पाएंगे। और इससे जुड़ी एक और बात है, that is called vocabulary। शब्दकोश। सही वर्ड के लिए, सही हिंदी वर्ड के लिए उसका इक्विवेलेंट इंग्लिश वर्ड हमारे पास होना चाहिए। कहीं आप डर तो नहीं गए? ये सोच करके जितनी बातें सर ने बताई हैं, इतनी बातें बड़ी मुश्किल हैं। देखिए, आमतौर से स्टूडेंट्स की जो ग्रामर है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी ग्रामर जो फ्रैक्चर्ड है उसको बेहतर करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो। आमतौर से बच्चों की ये कमी होती है, आइडियाज वो इकट्ठे कर लेते हैं बट ग्रामर दे डोंट नो, सेंटेंस फॉर्मेशन दे डोंट नो एंड दे डोंट हैव द प्रॉपर वोकैबुलरी। लेकिन जाहिर सी बात है, इन पर मेहनत तो करनी पड़ेगी और ये मेहनत एक दिन का हिस्सा नहीं है। इट रिक्वायर रेगुलर कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। लगातार नियमित रूप से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लिखना शुरू कीजिए, गलत लिखना शुरू कीजिए, तभी सही लिखा जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तो तब लिखना शुरू करूंगा या करूंगी जब मुझे बिल्कुल ठीक लिखना आ जाएगा, तो बिलीव मी दैट डे वोंट कम। यकीन जानिए वो दिन कभी नहीं आएगा। हमें सही लिखने के लिए, बिल्कुल मुकम्मल लिखने के लिए, परफेक्शन के साथ लिखने के लिए हमें पहले गलत लिखने से ही शुरुआत करनी पड़ती है। इफ वी विल नॉट राइट इनकरेक्ट इंग्लिश, वी विल नॉट बी एबल टू राइट करेक्ट इंग्लिश एट ऑल। हमें सही इंग्लिश सीखने के लिए, लिखने के लिए गलत इंग्लिश लिखनी होगी। तभी तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम बिल्कुल सही इंग्लिश लिखना शुरू कर देंगे। तो आप जैसी भी आपकी ग्रामर है, जैसी भी आपकी वोकैबुलरी है, जैसे भी आपके सेंटेंस फॉर्मेशन है, आप उसी के साथ शुरुआत कीजिएगा। आप उस दिन का इंतजार मत कीजिएगा कि जब सब कुछ मेरे पास आ जाएगा तब मैं इस चीज की शुरुआत करूंगा या करूंगी। दैट डे विल नॉट कम, बिलीव मी। आएगा नहीं वो दिन। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। जो कुछ आपके पास मौजूद है, whatever is available with you, जो कुछ है आपके पास, शुरुआत कीजिए, बिना किसी डर के कीजिए। गलती करने से मत डरिएगा। स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू कर दीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमें कोरोना वायरस पर या कोविड-19 पर ऐसे लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? पहले तो ये सारी चीजें अपनाएंगे जिनका जिक्र मैंने यहां पर किया है। देखिए, बिना हेडिंग्स के ऐसे नहीं लिखा जाता। पहली बात तो आप ये बिल्कुल मेक इट अ पॉइंट, रिमेंबर दिस फॉरएवर, कि बिना हेडिंग्स के ऐसे नहीं लिखा जाता। और सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना हिंदी में कहते हैं इसको, इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू राइट एन एसे ऑन कोविड-19, तो आप बताएंगे इसमें कि क्या, इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे आप? ये बताएंगे कि द वर्ल्ड हैज सीन सो मेनी पैंडेमिक्स। पैंडेमिक किसे कहते हैं? पैंडेमिक कहते हैं एक ऐसा क्या, ऐसी बीमारी जो जिससे पूरा विश्व ग्रसित हो, एक ऐसी डिजीज जिससे पूरा विश्व, पूरी दुनिया में फैली हुई हो। एक तो होता है एपिडेमिक और एक होता है पैंडेमिक। लेट मी क्लैरिफाई इट। एपिडेमिक, एपिडेमिक कहते हैं पैंडेमिक।
एपिडेमिक कहते हैं एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा वायरस जो किसी खास हिस्से में फैल जाता है, नॉट इन द एंटायर वर्ल्ड बट इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड द एपिडेमिक, राइट। और पैंडेमिक किसे कहते हैं? पैंडेमिक कहते हैं जो पूरी दुनिया में ही फैल जाए, किसी को ना छोड़े, दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक। तो बताइएगा, कोविड-19 या कोरोना वायरस ये पैंडेमिक है या एपिडेमिक है? यस, इट इज पैंडेमिक। तो आप बताएंगे कि द वर्ल्ड हैज विटनेस सो मेनी पैंडेमिक्स in past also, and in 2020 once again it has witnessed a pandemic that is called coronavirus और COVID-19। दुनिया ने जो है पहले ही बहुत सारे पैंडेमिक झेले हैं और अब 2020 में क्या हुआ, एक और पैंडेमिक की चपेट में आ गई हमारी दुनिया। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द इंट्रोडक्शन, ये है ना। एंड हाउ इट वाज ओरिजिनेटेड, कैसे शुरुआत हुई उसकी, मालूम है ना आपको कि इट इज सेड दैट in the seafood market of Wuhan, the city of China, वहां से शुरुआत हुई इसकी, मालूम है ना आपको। इट इज नाउ कॉमन नॉलेज कि वुहान से इसकी शुरुआत हुई थी, मालूम है ना। तो ये आप लिख देंगे इंट्रोडक्शन में बेसिक चीज। देन कॉजेस क्या भाई, इसके क्या रीजन है? कॉज इसके बेसिकली ये हैं कि if a person come in contact with another person who is suffering or who is infected by coronavirus, so as it is a communicable disease, ये communicable disease है जो लोगों के संपर्क में आने से फैल जाती है। If we come in contact with the people who are suffering from coronavirus, we also become infected within no time, उसके छींकने से, उसके खांसने से, right? और उसके हमारे साथ कुछ देर रहने से, उसकी ब्रीदिंग से हमें भी वो चीज हो सकती है। इज इट क्लियर? फ्रॉम कफिंग, फ्रॉम स्नीजिंग, फ्रॉम ब्रीदिंग, वी मे ऑल्सो गेट इन कॉन्टैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिकेबल डिजीज, है ना ये। दिस इज द कॉज, यही कॉज है ना इसका बेसिकली। सिम्टम्स क्या क्या है इसके? सिम्टम्स ये हैं कि फीवर, देन वी हैव द ड्राई कफ, देन वी हैव द एक इन जॉइंट्स, हमारे जोड़ों में दर्द होना, और इसके अलावा स्नीजिंग, छींके आना, ये सारे के सारे इसके सिम्टम्स हैं। एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी कह सकते हैं उसको, उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है दैट इज फॉर 14 डेज, 14 दिन के बाद ये सिम्टम बिल्कुल जाहिर होने शुरू हो जाते हैं। The symptom began to become visible after the 14 days of incubation. Is it clear? तो इसके symptoms में आएगा। मैं यहाँ उन आइडियाज के बारे में बात कर रहा हूं जो हमको मालूम होने चाहिए। अब इंग्लिश पर बात नहीं हुई है। प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन, इसके प्रिकॉशन क्या हैं भाई? सरकार लगातार टीवी पर, अखबारों में, अलग अलग जरियों से हमें लगातार बता रही है कि हम क्या मास्क पहनकर निकलें, वॉश द हैंड्स रेगुलरली, यूज सैनिटाइजर वेन एवर यू गो आउट, डोंट ट्राई टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस, राइट, एंड टॉक टू द पर्सन बाई टेकिंग द मेजर ऑफ एटलीस्ट 6 फीट, 6 फीट की दूरी बनाकर रखें अगर किसी से आप बातचीत करें। डोंट गो टू पार्टीज एंड गैदरिंग्स एंड कम्युनिटी सेंटर्स, जहां पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ हो वहां पर ना जाएं। तो दीज आर द प्रिवेंशंस बेसिकली, ये है ना प्रिवेंशंस। और इसके बाद कंक्लूजन, या कंक्लूजन को हम समिंग अप भी कहते हैं, इस हेडिंग को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट द बेसिक आइडियाज। मैंने आपको रफली आइडिया दिया है कि अगर हमें कोरोना वायरस पर ऐसे लिखना हो तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हमें कम से कम इन पॉइंट्स पर तैयारी करनी पड़ेगी, और जैसी भी तैयारी करें आप हिंदी में, उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करें आप इंग्लिश में। व्हेन यू राइट एन एसे, एक बार में बिल्कुल भी सही नहीं लिखा जाएगा, दोबारा लिखें, तीसरी बार लिखें, राइट। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस से आता है। अगर आप डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं कर सकते, डिफिकल्ट टॉपिक्स एग्जाम में अगर आपको लगता है आते हैं, तो आप उससे पहले बहुत सारे आसान टॉपिक घर पर करके देख लीजिएगा। उससे आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन स्ट्रांग होगी, वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, और आपको पता चल जाएगा कि मेरी तैयारी कितनी है। तो हमें तैयारी तो इस तरह ही करनी पड़ेगी। एंड रिमेंबर दिस थिंग दैट वी शुड नेवर राइट एन एसे
विदाउट हेडिंग। हमें बिना हेडिंग्स के ऐसे कभी भी नहीं लिखना होता है, बिकॉज इट नेवर लीव्स अ वेरी फेवरेबल इंप्रेशन अपॉन द एग्जामिनर। एग्जामिनर के ऊपर कभी कोई बड़ा पॉजिटिव असर नहीं डालता बिना हेडिंग वाला एसे। तो ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है, आप याद रखेंगे इस बात को जो मैंने बताई है। आज के लेक्चर की पंच लाइन वो ये है कि essay writing is a part of creative writing. It is a skill to be developed, not a knowledge to be acquired. It needs a regular practice. रेगुलर प्रैक्टिस दरकार है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में कर लेंगे। तो जैसी भी आपकी अंग्रेजी है, रिमेंबर दिस थिंग, जैसी भी आपकी अंग्रेजी है आपको शुरुआत उसी से करनी पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि मैं तो तब लिखूंगा जब मुझे सब कुछ लिखना आ जाएगा। दैट डे विल नेवर कम। ठीक है, तो इसके बाद किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।